स्वागत है आप सभी का परमुखी क्लासेस पे। एक समय अंतराल के बाद और रीजन था कि बीच में त्योहार थे और कुछ चीज़ें और भी घटित हुई इन बीच में। लेकिन अब से हम एक ये कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें, हम ही नहीं केवल हमारे साथ अन्य फैकल्टी आपको डेली ऐसे 25 से 20 सवाल का 20-25 सवाल का एक वीडियो जिसका डिस्कशन लगभग ऑलमोस्ट एक डेढ़ से 2 घंटे के आसपास रहेगा। एक डेढ़ घंटे के आसपास मान के चलिए, जितना भी जाए मान के चलिए 20 से 25 सवाल ही होंगे उस पे और उनका एक डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि अभी समय है, त्योहार निपट गए हैं, शादियां बंद हो चुकी हैं इस समय पे क्योंकि खरमास चल रहा है। और वास्तविकता बात ये है कि समय चाहे जैसा भी हो, आपको तैयार रहना है, तैयारी करनी है, क्योंकि 25 मई को एक एग्जाम है, 12 अक्टूबर को एग्जाम है और वो सुनने में है कि 12 अक्टूबर को है। उसका समय अगर जैसे आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर अंततः फिर जाकर के आपको यही लगेगा घूम फिरा करके, ये समय हमारे पास खास एक डेढ़ महीने का और होता या काश हमको 10 दिन का समय और मिल जाता। तो एक चीज ध्यान के रखिए, एक तो पहली बड़ी बात है कि आप रेगुलर रहें, हम भी रेगुलर ही रहेंगे, डेली आपको मिलता रहेगा। जिस दिन भी अगर मान लो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं यहाँ किसी कारणवश, तो हो सकता है उसका एक बैकअप बना के जाया जाए। तो आपको आज के बाद से एक फिक्स टाइमिंग पे वो मान के चलिए, सुबह, दोपहर और शाम में ऐसे 3 वीडियोज आपको नियमित रूप से मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना और अपनी तैयारी जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे पहले ही बता दिया, उसका पहले के वीडियो में उसको बता दिया जाएगा कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो वो टॉपिक अगर आप भी पढ़ के आते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमसे कनेक्ट करेंगे, हमसे जुड़ेंगे और हो सकता है हमसे पहले आप उन सवालों का सॉल्व करने का प्रयास करें और सवाल आपके सॉल्व भी हो जाए। ठीक, तो पहले ही बताया जा चुका है कि ये पूरी सीरीज चलेगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे ही चलेगी, सारे विषयों पर चलेगी और हर विषय पे अधिकतम या अधिकतम कह रहा हूँ, न्यूनतम आपको कम से कम 1000 सवाल से ऊपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली जो 2 वीडियो मतलब लेक्चर्स गए हैं उसमें से एक पे हमने बात की थी सोलर सिस्टम्स को लेकर के, यूनिवर्सल को लेकर के, और दूसरा जो हमने शुरुआत की थी वो है जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर के, यानी भू आकृति विज्ञान को लेकर के। इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स के माध्यम से, जहां पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपके सामने प्रश्नों को रखना, या हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रश्न सॉल्व करवाएं, उस पे आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य सीधा सा है कि उन प्रश्नों के माध्यम से उस पूरे टॉपिक को कवर किया जाए, उस विषय को समझा जाए, पूरे विषय को केवल प्रश्नों के माध्यम से। 2 फायदे होंगे, आपको विषय की समझ हो जाएगी, दूसरा एक बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे जिसमें पीवाईक्यूज यानी जो पिछले 7 साल पूछे गए प्रश्न, विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं, उन सब का भी मतलब का सॉल्यूशन भी शामिल होगा। ठीक, तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम फिर बात करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की। जहां से पिछला सेशन के वीडियो में एक दिक्कत आई थी, जहां पे एक माइक ऑफ हो जाने के कारण या माइक डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण जो भी समस्या हुई थी उसमें हमारी आवाज चली गई थी। आप लोगों को केवल एक म्यूटेड वीडियो देखना पड़ा था, अनुमान करना पड़ा था, जो लोग देखे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वहीं से उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ऐसे 5 प्रश्न पिछले वीडियो में थे, 5 प्रश्न दर्शन मान के चलिए 20 से 25 मिनट का वीडियो रहा होगा आपका, 20 मिनट के आसपास का वीडियो। तो वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं और वो प्रश्न सारे थे कि हम बात कर रहे थे भूआकृति विज्ञान में, खासकर जो बहिर्जात बल संचलन के कारण होने वाली घटनाएं हैं, जिसमें बहिर्जात बल संचलन यानी जिसको विनाशात्मक भी कह सकते हैं आप। विनाशात्मक में क्या होता है, क्योंकि उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है और अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षयन, अपरदन और बृहद क्षरण की क्रिया होती है। और उसी पे हम बात कर रहे थे, उसमें से जो प्रश्न था हमारा वो सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन से संबंधित। तो जो प्रश्न अगला था वो ये था कि मृदा अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अब विचार क्या करना है, ये वो स्पॉन्टेनियस उसी समय पे आप अपने माइंड पे नोट कर लीजिए और उसको जो पेपर मिलता है आपको एग्जाम हॉल में, उसको ऐसा साफ सुथरा लेकर के आओगे घर पे, क्या फायदा है, उसको गो दो। जितना भी अंडरलाइन कर सकते हो, जो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन जितने भी प्रश्न है उनमें करो, करना शुरू करो। उसका एक फायदा आप घर करके देख लीजिए, किसी भी टेस्ट मॉक टेस्ट को उठा करके एक फायदा आपको मिलेगा कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, जो ह्यूमन एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या विचार करना है, सबसे पहले मार्क करना है कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो ढूंढना क्या है, सही।
दिमाग हमारा प्रोसेस क्या करता है, सही पे करता है। अगर यहीं पे लिख दिया जाए सही नहीं है और आप सही-सही ढूँढ के चले आएँगे और जैसे देखेंगे एक तो दोनों सही है, आप सी का ऑप्शन मार देंगे, हो सकता है आपका प्रश्न गलत हो जाए, अगर उसने गलत पूछ लिया। खैर बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि रिल अपर्दन एंड रिल इरोजन वर्षा के कारण एक बड़े क्षेत्र में मिट्टी की पतली परत का एक समान रूप से हट जाता है। मृदा अपरदन से संबंधित यह टॉपिक पूरी तरीके से जो मृदा अपरदन का टॉपिक है, ये केवल और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है ज्योग्राफी का हिस्सा है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है, वो खासकर पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के भी पूछा जाता है। क्योंकि जो मृदा अपरदन के कारण जो भारत में भी आपका जो नर्मदा नदी घाटी के उधर का क्षेत्र है या जिसको आप बीहड़ बोलते हो, बीहड़ में क्या है, जो उधर चंबल का क्षेत्र है बीहड़, ठीक, तो वो जो पूरा क्षेत्र है उत्खात भूमि जिसको बोलते हैं, उन्हीं के कटाव के कारण हुआ है, मृदा के कटाव के कारण। और मिट्टी हमारे लिए इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो एक सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक है जिसके माध्यम से पूरा क्या नाम है जीव जगत पूरी तरीके से कार्य करता है। ठीक, तो चलो ये ठीक है। हालांकि जो मिट्टी का पतली परत रूप से हटना, ये सिल या क्या बोल सकते हैं, सिल या सीट इरोजन है, सीट अपरदन। यहीं से प्रश्न समाप्त हो। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कि हमारा उद्देश्य तो ये नहीं था कि केवल ये बता दें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि यहीं पर पूरा मृदा अपरदन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अगर मृदा अपरदन की बात की जाए, किसकी बात की जाती है, मृदा अपरदन की। अगर हम मृदा अपरदन की बात करें, सॉइल इरोजन की बात करें, तो मृदा अपरदन के दो तरीके हैं। क्या कहते हैं, दो स्टेजेस होते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन दो स्टेजेस होते हैं। एक हो गया आपका प्रथम चरण और दूसरा आपका हो गया द्वितीय चरण, यानी सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज मृदा अपरदन से। प्रथम स्टेज में क्या होता है, उसको बोलते हैं बूंद अपरदन। क्या है, बूंद अपरदन। अगर बूंद अपरदन की बात, स्प्लैश इरोजन, क्या हुआ कि जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें पृथ्वी की सतह के साथ टकराती हैं तो उनके साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ मात्रा में कटाव पैदा करती हैं। ठीक, तो वो क्या है, बूंद अपरदन है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में बारिश नहीं हुई है। यानी अभी भी बूंद अपरदन के समय पर जो वो सतह है उसके पास जल धारण करने की क्षमता है, यानी वह जल धारण कर सकती है, बट टकराव के कारण जो वहां पे मिट्टी हट रही है उसको हम बूंद अपरदन के अंतर्गत रख सकते हैं। द्वितीय चरण में एक बात ध्यान रखना, ये अपरदन की प्रक्रिया कब होगी, जब उस मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। क्या है, जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तब होता है द्वितीय चरण का अपरदन। प्रथम चरण के अपर्दन में क्या है, जल ग्रहण की क्षमता होती है। ठीक, और जल ग्रहण की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो सबसे पहला आता है वो आपका है सिल या सीट अपर्दन। सिल या सीट। दूसरा आता है फिर रिल अपर्दन। ठीक, और तीसरा आता है फिर गली अपर्दन। ठीक, ये क्रम में भी पूछा जाता है, क्रम लगाने को लेकर के कि आप मृदा अपरदन से संबंधित जो चरण हैं उनको एक क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करिए। तो पहला आपका बूंद अपरदन है, दूसरा सिलसीट अपरदन है, तीसरा रील अपरदन, चौथा गलीय अपरदन। कैसा है, गलीय। ठीक, समझते हैं। बूंद अपरदन के बारे में बात की कि जब बूंदें टकराती हैं तो उससे मिट्टी का अपने स्थान से हटती है तो उसको क्या कहते हैं, बूंद अपरदन कह लेते हैं। परत अपरदन क्या है, जब जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो गई, अब क्या होगा, जब ज्यादा बारिश होगी तो मिट्टी समान रूप से एक तरीके से हट जाएगी। जब समान रूप से एक तरीके से हट जाए, चादर नुमा एक पतली परत उसकी हट जाएगी एक समान मोटाई के लेकर के। री अपर्दन क्या है कि जब यही मिट्टी आगे चल करके लगातार अपर्दन होना शुरू हुआ, यानी जल का बहाव होना शुरू हुआ, तो छोटी छोटी पतली पतली ऐसे नालियों में बंट जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रील अपर्दन कह देते हैं। जब अभी आप देखे होंगे जहाँ पे आप का छत का पानी नीचे गिरता है, या जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट होंगे तो गांव में एक होता है छप्पर, जब छाया जाता है तो उसकी जो अरुणी होती है वहां से जब पानी चूता है तो आपको देखोगे ऐसे पतली पतली नालियां बन जाएंगी छोटी छोटी, वो रील अपर्दन है। वहीं पर जब बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में वर्षा हो जाए और लगातार बारिश होती रहे तो यही छोटी नालियां किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, बड़ी नालियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उसको हम क्या कह देंगे, अवनलिका अपर्दन या गलीय अपर्दन कह देंगे।
यानी यही छोटी नालियां मिल करके क्या करेंगे, एक बड़ी नाली का निर्माण कर लेंगे। अब लगातार होगा, उसके बाद मान लो फिर से सूख गई, बारिश खत्म हुई, सूखी, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपरी सतह थी उसकी पूरी तरह से हट गई और ऊपरी सतह के कुछ मतलब क्या नाम है, थोड़ी गहराई तक ही ये महत्वपूर्ण होता है कि वो उपजाऊ भूमि रहे। उसके बाद में क्या है, चट्टानी संरचनाओं में यानी ह्यूमस का अभाव जैसे जैसे नीचे परतों में जाएंगे आपको कमी मिलेगी। हम बात कर लेंगे मृदा परिच्छेदिका को पढ़ते हुए, यानी सॉइल प्रोफाइल को समझते हुए इस पे बात करेंगे। ठीक, तो अवनलिका अपरदन के बाद जिस भूमि का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं बीहड़ या उत्खात भूमि। इसको स्टम्प को ध्यान रखना, यानी भारत में जो मालवा मेवाड़ पठार का रीजन है या मध्य प्रदेश और इधर क्या मध्य प्रदेश के आसपास विंध्य सतपुड़ा रेंज के आसपास का जो रीजन है उसको हम किसके रूप में कंसीडर करते हैं, बीहड़ के रूप में, उत्खात भूमि के रूप में कंसीडर करते हैं। तो ये मृदा अपरदन से संबंधित चरण की बात। समस्याएं क्या होंगी, इसको हम इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट पे समझेंगे, इससे समस्याएं क्या हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी पे उस जगह पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत फिर समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, उसके हिसाब से क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि वो रील अपर्दन की परिभाषा न लिख करके किसकी परिभाषा लिखे हुए हैं, सीट अपर्दन की लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देश में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा केंद्र असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है, एकदम से सही बात है। ठीक, मृदा अपरदन संबंधित ब्रह्मपुत्र घाटी है, समझ रिपोर्ट है, शायद डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट की अगर माना जाए तो असम का ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का हिस्सा क्या है, असम का लगभग 31% हिस्सा, असम की भूमि का लगभग कितना, 31% हिस्सा, ठीक, सतही मृदा के बिना विनाशकारी कटाव के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया, यानी उसका ऊपर का पूरा हिस्सा हट चुका है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा, हाँ, ये रिपोर्ट किसकी है, डाउन टू अर्थ की है। तो अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस राज्य के का लगभग सतही प्रतिशत हिस्सा या कौन सा राज्य क्या नाम है मिट्टी के कटाव, सतही मिट्टी के विनाशकारी कटाव से प्रभावित है, तो कौन सा राज्य है, वो असम है। अब हमको कौन सा कथन ढूंढना था, सही कथन ढूंढना था, तो सही कथन हमारा कौन सा है, केवल दो है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, फिर से वही बात है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं वह प्राकृतिक बल और क्रियाएं हैं जो पृथ्वी की भू आकृतिक आकृतियों के निर्माण, विकास और परिवर्तन में योगदान करती हैं। सीधी सी बात है, ठीक, कि जब आप जो विभिन्न स्थल स्वरूप देखते हैं उनका निर्माण, उनका विकास और उनमें जो परिवर्तन है, उनका कारण क्या है, वो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, यानी मूवमेंट्स की बात की जाती है। पृथ्वी क्या है, स्टैटिक ना होकर के गतिशील है। अगर पृथ्वी पूरी तरह से स्टैटिक होती तो स्टैटिक होने पर क्या होता, उसको क्या कह सकते हैं, उस पर इतनी सारी संरचनाएं, नई नई संरचनाएं ना निर्मित होती, ना उनमें विकास होता, ठीक, और ना इतनी सारी संरचनाएं देखने को मिलती। और इस संबंध में विचार करना है, और कई प्रकार की प्रक्रियाओं को इसमें दिया जा गया है, और उन प्रक्रियाओं के कारण क्या परिवर्तन होता है उस पर हमको बात करनी है, और बात क्या करनी है, किस पे, सही पे ही बात करनी है, इसको ध्यान में रखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अपसल्कन शब्द का उपयोग अपक्षय के दौरान भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण चट्टान की सतह से चट्टान की परतों के हटने के वर्णन के लिए किया जाता है। एकदम से सही बात है, पूरी तरह से परिभाषा ही है। जब भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण, ये जैविक क्रियाओं के कारण, अब चट्टानी संरचना में आप परिवर्तन जैविक क्रियाओं के कारण कर सकते हैं। आप खेती करना शुरू कर दें, ठीक, ये जैविक क्रिया है, उसके कारण चेंजेस आ जाएंगे। आप लगातार क्या नाम है, चूहे बिल खोद दें, केचुए, दीमक, ठीक, उसके अलावा आप उसको ग्रेजिंग लैंड यानी चारागाह के रूप में घोषित कर दें, तो अब जानवरों के द्वारा जो कटाई उसमें परिवर्तन किया जाएगा, एक नई संरचना का विकास होगा परिवर्तन के बाद, तो वो सब कैसा हो जाएगा, जैविक कारक के रूप में हो जाएगा। लेकिन जब भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जो चेंजेस होते हैं, उनको हम किसके रूप में बात करते हैं, अपसल्कन के रूप में बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि संक्षारण घुलनशील या आंशिक रूप से घुलनशील चट्टानों के संपर्क में आने पर उन पर जल की रासायनिक या विलायक क्रिया है, ठीक। तो अगर हम संक्षारण की बात करें यानी कोरेजन की बात करें, तो कोरेजन ये विलायक और विलेय के रूप में ना हो करके सीधे से तौर पर है, जब कभी भी चट्टान के कण कभी किनारे से टकराते हैं या उसकी तलछटी यानी तल से टकराते हैं, तट से टकराने के बाद जो अतिरिक्त चट्टान तट पर है उसके महीन कणों को या उसके टुकड़ों को तोड़ करके ले जाते हैं,
अपने साथ भाग लेके जाते हैं, तो प्रक्रिया कौन सी है? संक्षारण है, ना कि उनको घोलने, ठीक, घुलनशील चट्टानों के संपर्क में आने के बाद। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्या है कि मृदा सर्पण एक प्रकार की कम तीव्र संचलन है जिसमें चट्टान से संतृप्त चट्टानी मलबा क्रमिक रूप से नीचे की ओर आता है। ठीक, एकदम से सही बात है। मिट्टी का जो सर्पण है एक प्रकार का तीव्र, कैसा है? तीव्र संचलन है एक प्रकार का, जिसमें क्या है कि जब भी संतृप्त मलबा नीचे की ओर बैठता है और बैठने के साथ वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू होता है, तो ये क्या है? नीचे की ओर से आना, क्रमिक रूप से नीचे की ओर आना शामिल है, उसमें बैठना शामिल है, यानी मृदा सर्पण। ये स्टेटमेंट सही है। सही की पहचान करनी थी तो हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा। एक और तीन की बात हम कर रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में क्या विचार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही हैं, कौन सा सही है और कितने सही हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कौन से कथन में जब भी कथन दिया जाएगा तो उस कथन के पॉइंट्स दिए जाएंगे, कितने में दिया जाएगा कि उपरोक्त जो तीन कथन लिखे हुए हैं तीनों कथनों में कितने सही हैं। इसमें आपको ये नहीं बताना है कि कितने सही है, कौन मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इतना बता देना एक सही है, दो सही है, तीन सही है, सभी सही। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है कि रेगोलिथ मृत जीवों और पौधों के जैविक अवशेष हैं। गलत है। ठीक, रेगोलिथ की अगर बात किया जाए तो विघटित चट्टानों के खनिज अवशेष हैं। कैसे हैं ये? विघटित चट्टानों के खनिज अवशेष को हम क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। सतह पर हमेशा पाए जाएंगे, चट्टानी संरचना के ऊपर हमेशा ये पाए जाएंगे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, जीवों और पौधों के जैविक अवशेष हुआ नहीं। दूसरे स्टेटमेंट की बात किया जाए, अपक्षय प्रवाहित जल जैसे गतिशील कारकों द्वारा सक्रिय रूप से पृथ्वी की सतह को नष्ट करता है। अपक्षयण की बात की जाए तो अपक्षयण में केवल प्रवाहित जल नहीं है, प्रवाहित जल के कारण तो चट्टानी संरचनाएं टूटती हैं। अपक्षयण की बात की जाती है तो एक स्थैतिक प्रक्रिया है, और स्थैतिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा? कभी भी मौसम में परिवर्तन। ठीक है, अब मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टानी संरचनाएं जब असंगठित और वियोजित होती हैं तो उसको हम अपक्षयन कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, यानी चट्टानी संरचना का अपक्षय होना कहते हैं। ठीक, तो केवल ये नहीं है प्रवाहित जल के कारण, जैसे केवल गतिशील कारकों के कारण जब भी होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। जब कारकों का प्रभाव सम्मिलित होता है, और अपर्दन होने के लिए ये जरूरी है पहले अपक्षयण, क्योंकि एक बहुत बड़ी चट्टानी संरचना को आप प्रवाहित नहीं मतलब प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। अब जो अपक्षयण होगा वो केवल ऐसा नहीं है कि क्या नाम है किसी कारक का होना, मौसम में परिवर्तन के कारण। बहुत एक चीज आप देखेंगे कि जितनी भी लैंडस्लाइड पहाड़ों पे होती है वो हमेशा गर्मी के मौसम के बाद क्या नाम है बारिश के मौसम के समय पे होती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होती है कि पूरी की पूरी चट्टानी संरचना तप जाती है, और तपने के बाद जब उन पर जल की बूंदें गिरती हैं तो आपस में क्या होती हैं? टूट जाती हैं। या आप एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी देख लीजिए। ठीक, और समस्त क्रियाएं शामिल हैं, केवल ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट की बात की जाए, अपर्दन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें यथास्थान विखंडित और विघटित हो जाती हैं। इनको उलट दो दोनों स्टेटमेंट को, ये अपक्षयण की प्रक्रिया नहीं, यथास्थान की बात की जाएगी तब इसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षयण की बात करते हैं। ठीक है, अपरदन पूरी तरह से एक गत्यात्मक यानी डायनामिक प्रोसेस है जिसमें चाहे हवा हो, हिम हिमखंड हो, चाहे क्या नाम है नदियों के द्वारा प्रवाहित जल हो, इन सब के कारण यानी उसमें कारकों का होना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। अब पूछा था कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो कितने स्टेटमेंट सही? कोई स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है पूरी तरह से। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चट्टानों के भौतिक अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भौतिक अपक्षय के संदर्भ में एक बात ध्यान रखें। ठीक, भौतिक अपक्षय में चट्टानों का यांत्रिक विघटन शामिल है। सही बात। ठीक है, एकदम से सही बात। दूसरा क्या है? तापमान परिवर्तन और हिम प्रगलन चक्र भौतिक अपक्षय के कुछ जिम्मेदार कारक है। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। अपक्षयण क्या हुआ अभी बताया। वेदरिंग की बात की जाए, ठीक,
अगर हम अपक्षयण की बात करते हैं यानी वेदरिंग की बात करते हैं, तो वेदरिंग क्या हुआ? मौसम में परिवर्तन के कारण। किसमें? किसमें चेंज होगा ये? मौसम में परिवर्तन होगा। और मौसम में परिवर्तन के कारण सीधे तौर पर क्या होगा? मौसम परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्योंकि जलवायु की अगर हम आगे करके बात करेंगे, तो तापमान इकलौता ऐसा कारक है जो मौसम को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। तापमान जलवायु को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। उस जगह की क्या नाम है, जैव विविधता या जीवों को भी वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है बड़े पैमाने। ठीक, या फिर हिम प्रगलन चक्र होगा। इनके कारण जब चट्टानी संरचनाएं विखंडित या वियोजित होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षयण कहते हैं। अब इनके कारक क्या क्या हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे क्रिस्टल की संरचना में वृद्धि हो जाए। जब क्रिस्टलों की संरचना में या क्रिस्टलों में वृद्धि होगी, तो क्रिस्टल जब बनेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ मात्रा में आकार घेरेंगे, और आकार घेरेंगे, मान लो वहां पर बर्फ का जमाव हो गया, क्रिस्टल बन गया, और बर्फ के जमाव के बाद उसमें दरार बनेगा, तो दरार बनने के साथ वो क्या होगा? चट्टानों को एक दूसरे से थोड़ी दूर तो करेगा ही करेगा। वहीं जब जल पिघलेगा तो टूटी संरचना को अपने साथ बहा करके ले जाएगा। दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। ठीक, अगला क्या हो गया? जंतु गतिविधि का विस्तार। क्या है? जंतु गतिविधि का विस्तार और नियंत्रित जल दबाव। ये सारी चीजें अपक्षयण के कारकों में माने जाते हैं। अच्छा, अब क्रिस्टल में जो वृद्धि है पूरी तरह से कैसा विघटन है? यांत्रिक विघटन है। क्रिस्टल की संरचना में वृद्धि या क्रिस्टलों में पूरी तरह से कैसा है? यांत्रिक विघटन शामिल है। अब हमसे फिर से वही पूछा कि कौन सा कथन गलत है? कथन तो दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? डी, यानी कथन कौन सा गलत है? ना तो एक कथन गलत है, ना ही दो कथन गलत है। दोनों के दोनों कथन क्या है? पूरी तरीके से सही है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर चलो हम विचार करना शुरू करते हैं। अभी हमसे पूछा गया था भौतिक अपक्षय को लेकर के पिछले प्रश्न। ठीक है, किसके संदर्भ में बात करनी थी हमको? भौतिक अपक्षयण के संदर्भ में बात करनी थी। वहीं अब दोबारा हमसे किसके संदर्भ में पूछ रहा है? कि जैविक अपक्षय को लेकर के पूछ रहा है। जैविक जैविक अपक्षय अपघटित होते पौधों पर सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के कारण अपक्षय वातावरण से खनिजों के हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, दूसरा क्या है? कि मानवीय गतिविधियां जैविक अपक्षय में योगदान कर सकती हैं। समझते हैं इसको। जैविक अपक्षय अपक्षय की अगर बात की जाए, किसकी? अपक्षयण की बात की जाए, तो अपक्षयण तीनों तरीके से हो सकता है। कैसे? भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों चीजें शामिल हो सकती हैं। पूछा क्या है? सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के कारण। हाँ, सूक्ष्म जीव उसमें योगदान के तौर पर काम करती हैं। जैसे अभी बात की थी, दीमक, केंचुआ, ऐसा दीमक, केंचुआ जैसे जीव क्या करते हैं? जब मिट्टी में बिल का निर्माण करते हैं, उसको खोदते हैं, तो जो निचली संरचना है, नीचे की संरचना क्या है? नई सतह के संपर्क में जब उसको वातावरण के संपर्क में लेकर के आते हैं, वहां पे अन्य कारक प्रभाव में आते हैं और उसको चट्टानी संरचना को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वातावरण से खनिजों को हटाने की प्रक्रिया में जैविक अपक्षय में सूक्ष्म जीवों का भी योगदान रहता है। ठीक, मानवीय गतिविधियां कैसे योगदान डालती हैं, इसको समझ लो। मानवीय गतिविधियां क्या है? वनों की कटाई, वनों की कटाई आवास निर्माण के लिए, कृषि भूमि के विस्तार के लिए हम वनों को काटते हैं, वो गतिविधियां शामिल हो जाएंगी। दूसरा क्या हो गया? वनों की कटाई के अलावा एक खेती के लिए हम जुताई तो करते ही हैं। जुताई में भी क्या होता है? मिट्टी को पलटने का काम किया जाता है, और जब मिट्टी पलटती है तो नीचे की संरचनाएं ऊपर आती हैं, वातावरण के संपर्क में आती हैं। तो ठीक, तो ये सारी चीजें किस में योगदान देती हैं? अपक्षयण में योगदान देती हैं, जैविक अपक्षय के अंदर। तो कितने कथन, कौन से कथन सही हैं? तो दोनों हमारे कथन सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अक्षय के निम्नलिखित रूपों पर विचार करना है। अक्षय के निम्नलिखित रूपों पर विचार करना है। अभी हमने बात की थी कि अक्षय रासायनिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। तो उसमें से बात करते हैं। ठीक, निम्नलिखित और क्या बात करना है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। जैविक अक्षय के कितने और कौन से रूप हैं? ठीक, जैविक अक्षय की बात की जाए, जीवों के द्वारा बिल खोदना,
अभी हमने बात की थी दीमक केचुआ के एग्जाम्पल को लेकर के, क्योंकि जीव जब जीव बिल बिल खोदते हैं तो दरारों को में बढ़ावा देते हैं, उनमें दरारें बढ़ती हैं, पोषक तत्वों का उत्पादन होता है और पोषक तत्वों के उत्पादन के साथ-साथ उनका विखंडन होता है। दूसरा, शैवाल द्वारा उत्पादित अन्न। अब भाई जाहिर-सी बात है कि जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं, उसमें जैविक गतिविधियां होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केवल शैवाल ही नहीं शामिल है, शैवाल के साथ साथ शैवाल तो शामिल है, के साथ साथ लाइकेन, ठीक, शैवाल, लाइकेन और काई एसेट्रा, ये सब किसका उत्पादन करती हैं? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड का उत्पादन करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई किसी भी प्रकार का एसिड होगा, वो एसिड किसका काम करेगा? कभी अगर चट्टानी संरचना पर जाएगा तो उस चट्टानी संरचना को संक्षारित करने का, यानी उसको विघटित करने का, उसमें किसी न किसी मात्रा में उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो शैवालों के द्वारा उत्पादित अम्ल, ये भी है जैविक अपचय के अंतर्गत आता है। तीसरा, क्रायो फ्रैक्चरिंग नहीं आता। जब भी कभी देखो किसी से भी शब्द में क्रायो लगा हो तो उसका मतलब है बहुत ही ज्यादा ठंडा। कैसा है? बहुत ही ज्यादा ठंडा। ये क्रायो फ्रैक्चरिंग है, ये क्या नाम है, जैविक अपक्षय ना होकर के कैसा है, यांत्रिक अपक्षय है। अब यांत्रिक अपक्षय कैसे होगा कि जब दरारों के बीच में जल की सतह में, मतलब क्या कहते हैं, चट्टानी दरारों के बीच में पानी का जमाव हो जाए और पानी के जमाव के बाद, ठीक, वो टूटेगा, मतलब सॉरी, बाद में जाकर के पिघले, तो जमाव हुआ तो किसमें परिवर्तन हुआ? ठोस में परिवर्तन हुआ, यानी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद जब उसको क्या कहते हैं, वो फिर से वापस उसका प्रगलन होगा, यानी वो गलेगा, फिर से वो तरल अवस्था में परिवर्तित होगा। तो जो पानी का जमाव होगा, ठोस और गैस के, सॉरी, ठोस और क्या नाम है, तरल के बीच में ये भूमिका निभाता है। कैसे? कि जब पानी जमेगा तो दरारों में क्या होगी? वृद्धि होगी, तापमान घटेगा, ठीक, और चट्टानें फिर क्या होंगी? फैल जाएंगी। और जैसे बर्फ पिघलेगी, वो बर्फ क्या करेगी? अपने साथ उन चट्टानों को बहा करके ले जा सकती है। तो ये एक यांत्रिक अपक्षय है, ना कि भौतिक अपक्षय है। अब सल्कन की बात करें, ठीक, ये भी नहीं आएगा इसके अंतर्गत। अपसल्कन पे हमने पहले ही बात की थी। अपसल्कन क्या है कि तापीय प्रतिबल के कारण, किसके कारण? तापीय प्रतिबल के कारण। तापीय प्रतिबल के कारण जब तापमान में उतार चढ़ाव होता है, तो उसके कारण अगर असंगठित और वियोजन होता है तो उसको हम किसका कहते हैं? अपसल्कन कहते हैं। वही कार्बोनेटीकरण, ये एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है। तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो केवल दो हैं जो जैविक अपक्षय के रूप हैं, वो कौन से हैं? जीवों के द्वारा बिल खोदना, शैवाल के द्वारा उत्पादित, हम उसके अलावा बात की जाए तो जो मानवीय गतिविधियां हैं, चाहे वो वनों की कटाई की बात की जाए, चाहे खेतों की जुताई की बात की जाए, या चारागाही संरचना की बात की जाए, तो ये सारी किस्में शामिल हो जाएंगी, जैविक अपक्षय में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तीव्र बृहत संचलन के संबंध में, यानी तीव्र है और बृहत संचलन के संदर्भ में बात करनी है हमको। क्या बात करनी है? उस पर हम बात करते हैं। ठीक, देखो क्या विचार का। पहला क्या है कि भूप्रवाह से तात्पर्य जल संतृप्त मृदा या गाद युक्त पदार्थों की मंद ढलानों या पहाड़ियों से नीचे की ओर गति करते हैं। जब भी भूप्रवाह, यानी भूप्रवाह का मतलब एक बड़ा सा जमीन का संरचना प्रवाहित हो जाए पूरा का, या कुल मिलाकर के मान के चलो लैंडस्लाइड जैसा ही कुछ। ठीक, क्या है ये? दूसरा, पहला स्टेटमेंट क्या है? भूप्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः हल्के मध्यम ढलान वाले क्षेत्र में होता है। कैसे? हल्के और मध्यम ढलान, यानी कि स्लोप पूरा ऐसे खड़ा होगा, ऐसे कुछ स्लोप होगा, उसमें होगा। जब भारी वर्षा के बाद क्या होगा, ठीक, जब जल पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा तो उनका प्रवाह होना शुरू होगा। अगर भारी वर्षा की बात की जाती है तो कौन से जलवायु प्रदेश में होगा फिर ये भूप्रवाह? आपको शुष्क जलवायु प्रदेश में नजर आएगा या आर्द्र जलवायु प्रदेश में नजर आएगा? तो ये चीजें किस में नजर आएंगी? आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में नजर आएंगी। और ऐसी जगह पर जहां पर मृदा में जल की मात्रा अधिक हो, मृदा में जल की मात्रा अधिक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूप्रवाह कहते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। कैसा होगा? संतृप्त मृदा है, जल की मात्रा अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो मिट्टी और उससे ज्यादा जल सोख नहीं सकती है। ठीक, दूसरा क्या है
पंक प्रवाह, पंक का मतलब होता है मिट्टी, ठीक। पंक प्रवाह तब होता है जब तीव्र वर्षा अपक्षयित सामग्रियों को मोटी परतों को या सामग्रियों की मोटी परतों को संतृप्त कर देती है, जिससे पंक प्रवाह की धारा की तरह चैनलों में प्रवाहित होने लगती है। देखे होंगे कभी कभी न्यूज में आता है कि पूरा पूरा एकदम गादी मिट्टी बहती हुई जा रही है, ठीक, जमीन नहीं प्रवाहित हुई है, लेकिन जब वो संतृप्त होने के बाद वहां से हटने के बाद वर्षा जल के कारण बड़े पैमाने पर वो तीव्र बृहत संचलन है, बड़े पैमाने पर बड़ा संचलन, दो चीज, दो तरीके हो सकते हैं, या तो वर्षा बहुत ज्यादा हो या तो बर्फ का गलन बड़े पैमाने पर हो जाए, ठीक। तब जो मृदा है, चट्टाने हैं और जितने भी कार्बनिक पदार्थ जैसी चीजें हैं वो ढीले हो जाएंगे, अपक्षयित होंगे और वो सारी सामग्रियां कैसी हो जाएंगी, फिर संतृप्त हो जाएंगी और फिर उनके साथ वो प्रवाहित एक नदी का रूप ले लेंगी सक्रिय मार्गों में और उसके माध्यम से उनका प्रवाह होना शुरू होगा। उसको हम क्या कहते हैं, पंक प्रवाह कहते हैं, ठीक। यानी ठीक, अगला क्या है, तीसरा स्टेटमेंट कि हिमस्खलित मलबा खड़ी ढलानों पर तेजी से होने वाला बृहद संचलन है जो सक्रिय मार्गों पर होता है और आमतौर पर पंक प्रवाह की तुलना में धीमा होता है। ठीक है, सारी बातें इसमें से सही है, बस एक चीज गलत है, धीमा ना होकर के कैसा होता है, तीव्र होता है। ठीक, अगर हम हिमस्खलित मलबे की बात की जाए तो पहली चीज ये है, खड़ी ढलानों पर होगा। कैसी ढलानों पर होगा, खड़ी ढलानों पर होगा, यानी ढलान ज्यादा उसमें नहीं होगी। खड़ी ढलानों पर होने के साथ, ठीक, संकीर्ण मार्गों से प्रवाहित होगा और संकीर्ण मार्गों से प्रवाहित होने के साथ बहुत तीव्र गति से होगा और इस वजह से ये क्या होगा, अत्यधिक विनाशकारी होता है, यानी इसकी विनाश करने की क्षमता भी क्या होगी, अत्यधिक होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, हिमस्खलित मलबे के प्रवाह की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब कितने सही है, तो कितने सही है, दो ही सही है केवल, बाकी क्या है, गलत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की बात करके निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, मिलाना है कुल मिलाकर के, ध्यान से देखते हैं, ठीक। भू आकृतिक कारक एक तरफ दिए गए और दूसरे तरफ उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियां दी गई हैं। वो कैसी हैं, या तो निक्षेपात्मक होंगी, ठीक, या फिर अपर्दनात्मक होंगी, या तो अपर्दन के कारण निर्मित होंगी या उनके निक्षेपण के कारण ही निर्मित होंगी। उसमें से समझते हैं। एक तरफ वायु, भूजल, हिमनद और प्रवाहित जल दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ स्थलाकृतियों की बात की जाती है, ठीक। बात करें वायु, वायु से पेडिमेंट्स का निर्माण होता है, ठीक। भूजल से डोलाइन का निर्माण होता है और तीसरा क्या है, हिमनद के कारण सर्क का निर्माण होगा और प्रवाहित जल के कारण पॉइंट बार्स का निर्माण। ये होते क्या है, इसको समझते हैं। अगर डोलाइन की बात करें, पहला क्या है, डोलाइन की बात करें तो डोलाइन क्या कुछ नहीं है कि भूजल की गतिविधि से संबंधित है। वहां पर होगा जहां पर चूना पत्थर जैसी संरचना, यानी चूना पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि ऐसी संरचनाएं, चट्टानी संरचनाएं पाई जाएंगी जो चट्टानी संरचनाएं जल में क्या होंगी, घुलनशील होंगी। ऐसे क्षेत्रों पर जो अपर्दन के कारण जिस संरचना का भूजल के कारण निर्माण होगा वो कैसी संरचना है, दो लाइन संरचना, ठीक। दूसरा क्या था, वो था पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पवन के कारण, ठीक, पवन सिंक या सिंक होल के माध्यम से के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है, उसके रूप में जाना जाता है। जब किसी भूमिगत गुफा की छत है, ठीक, ढह जाती है, जिससे गड्ढा या छिद्र का बनना शामिल है, वो किसके कारण होगा, फिर वायु के कारण होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेडिमेंट्स कहेंगे। तीसरा क्या है, पॉइंट ब्रेक्स है, सॉरी पॉइंट बार्स है। पॉइंट बार्स का है कि जब भी कभी बहते हुए पानी के कारण और उसके निक्षेपण से बनी आकृति होगी पॉइंट बार्स के रूप में, ऐसे ऐसे आकृतियां बनती चली जाएंगी निक्षेपण के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट बार कहेंगे। वही हिमनद के कारण सर्क का निर्माण होता है। सर्क का निर्माण कैसे होगा कि जब पर्वतीय भाग जो हैं, पर्वतीय भाग में हिमनद द्वारा उत्पन्न जो स्थल रंध्र है, तो मैंने उसमें जो छोटे छिद्र हैं, ठीक, तो उसका निर्माण होगा, सर्क का वहां पर निर्माण होगा और ये आमतौर पर घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं जितने भी सर्क हैं। तो मिला लेते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो 2143 कहाँ पर है, 2143। हमारा विकल्प कौन सा चला जाएगा, सी, बी सही चला जाएगा, ठीक। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और ऐसी स्थलाकृतियां पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, ठीक। अगला प्रश्न यह है कि पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों के संदर्भ में विचार करना है कि कौन से
सही है। ठीक, अगला क्या है, पहला क्या है कि फेल्डस्पार और क्वार्ज चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज हैं। ठीक, दूसरा कि बर्फ पर जमा तलछटी चट्टानों को टिलाइट कहा जाता है, यह सवाल पूछा गया है। तीसरा है कि मृण्मय चट्टानें भूजल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के लिए सर्वोत्तम भंडार है। अब इसमें से कौन से सही हैं, एक एक की बात करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो भूपर्पटी हमारी है, क्या है, जो हमारी भूपर्पटी है, अगर भूपर्पटी पे बात किया जाए जो 98% है इसका, वो किन किन से निर्मित है, वो निर्मित है सबसे बड़े पैमाने पर, क्रम वाइज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद दूसरी मात्रा में क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद में तीसरा क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बाद क्या हो गया, लोहा हो गया, लोहे के बाद में अगर बात की जाए और तो कैल्शियम है, सोडियम है, कैल्शियम के अलावा सोडियम, सोडियम के साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन्हीं 8 तत्वों से मिल करके हमारी भूपर्पटी का 98% हिस्सा निर्मित है, 8 खनिजों से मिल करके, कुल मिलाकर के। ठीक, तो बात करते हैं पहला स्टेटमेंट क्या था। पहला स्टेटमेंट था कि फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज चट्टानी में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज है। पहले स्टेटमेंट को लेकर के हम बात करते हैं। यहाँ फेल्डस्पार की बात की जाए, ठीक, किसकी, फेल्डस्पार की। फेल्डस्पार भूपर्पटी का लगभग 60% हिस्सा बनाता है। कितना हिस्सा, 60% हिस्सा। और ये चट्टानें कैसी हैं, और उन्हीं के साथ साथ दूसरा क्या दिया गया, क्वार्ट्ज दिया गया, क्वार्ट्ज की बात करते हैं। ठीक, तो वो चट्टानें क्या है, आग्नेय और तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें, आग्नेय और तलछटी चट्टानों में ये पाया जाता है। वो आग्नेय चट्टानें हमारे कैसी हैं, प्राथमिक चट्टानें। पहले पे तो हमने बात ही कर लिया कि फेल्डस्पार 60% चट्टानों में पाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह के सही है कि फेल्डस्पार क्या होगा, आमतौर पर सब पाए जाने वाला सबसे आम खनिज है। ठीक, बर्फ द्वारा तलछटी चट्टानों को टिलाइट कहा जाता है, ये भी एक प्रकार से सही स्टेटमेंट है कि टिलाइट बर्फ के द्वारा तलछटी चट्टानों के लिथिफिकेशन के द्वारा निर्मित है। अगर आप अपरदन की या एक रूपांतरित या सॉरी अवसादी चट्टानों की बात करते हैं, तो अवसादी चट्टानों के चरण में अपक्षयण होगा, अपरदन होगा, एक जगह पर निक्षेपण होगा, और निक्षेपण या जमाव होगा, जमाव के बाद में जब उनका सीमेंटेशन या फिर लिथिफिकेशन यानी उनका कंक्रीटीकरण होगा, तब जाकर के ऐसे चट्टानी संरचनाओं का निर्माण होता है। वैसे वो अवसादी चट्टानी संरचना का निर्माण होगा है। तो बर्फ पर जमा जो तलछटी है चट्टानों को क्या कहते हैं, हम टिलाइट कह देते हैं। दूसरा, ठीक, और जब वायु के द्वारा बनता है तो उसको हम लोएस कहते हैं। कमेंट में करिएगा कि लोएस के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, कैसे गलत है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्योंकि क्या कहा गया कि मृण्मय चट्टानों को भूजल और जैसे तरल पदार्थों का सर्वोत्तम भंडार है। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते होंगे इस चीज को लेकर के कि जो जितनी भी हमारी मृदा है वो 3 चीज से ही निर्मित है, यानी पूरी मिट्टी हमारी निर्मित है किन किन 3 चीजों से, एक है रेत, सिल्ट और चीका। ठीक, रेत, सिल्ट और चीका, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण, पूरी मिट्टी हमारी निर्मित है। इन्हीं के अनुपातों के आधार पर विभिन्न मिट्टियों की संबंधता यानी उनकी पारगम्यता, पोरोसिटी, इन सब पर निर्भर करती है, इन्हीं के अनुपातों। जो मिट्टी सबसे ज्यादा संरंध्र होगी उनमें रेत की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, उनमें बड़े कणों की आकार और व्यवस्था, ये सारी चीजें निर्धारित करेंगी। और दूसरी तरफ क्या है, चीका क्या है, जिसमें आपको चीका की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी संरंध्रता कम होगी। अब भूजल की बात की जाए और पेट्रोलियम जैसे तरल के सर्वोत्तम भंडार की बात की जाए, और आप लोग अगर वैसे अनुमान लगाएं तो ऐसी चट्टानों में, मृण्मय चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे। जितने भी हमारे यहाँ पेट्रोलियम के स्रोत हैं वो सारे स्रोत कहाँ हैं, अरब के आसपास, अरब कंट्रीज के आसपास। तो वह चट्टानें किन से निर्मित है, ज्यादातर वो चट्टानें कैसी हैं, रेत की मात्रा वहां पर क्या है, ज्यादा है, इनकी व्यवस्था, उस व्यवस्था में रेत ज्यादा है। तो मृण्मय यानी मिट्टी की चट्टानों की अपेक्षा यानी सिल चीका की अपेक्षा इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, फिर बालुकामय चट्टानें, यानी जिनकी रेत व्यवस्था व्यवस्था में रेत की मात्रा ज्यादा होंगी, क्योंकि इसमें कणों का, ठीक, कण क्या क्या होता है, का आकार बड़ा होता है।
कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हम पढ़ेंगे मिट्टी पढ़ते वक्त, इस पर बात करेंगे। इस वजह से ये चट्टानों पर क्या किया जाता है, इन चट्टानों पर कुल मिलाकर के नीचे तक भूजल और पेट्रोलियम के जैसे भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि नीचे तक जाएंगे ही नहीं भूजल, उसमें एब्जॉर्प्शन यानी वो नीचे पहुंचेंगे ही, बैठेंगे नहीं तो कहाँ से बनाएंगे, जाहिर सी बात। ठीक। अगर मृण्मय चट्टान की बात की जाए तो बारीक होती है। कैसी होगी ये, बारीक होगी। बारीक होने के साथ साथ नरम होगी और अभेद्य होगी। जैसे हमारा क्ले स्टोन है, चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी पे क्या होगा, भूजल वहां पे नीचे की तरफ ज्यादा पाया जाएगा, तो एकदम जमीन के अंतर का जल को जाने ही नहीं देगा। ठीक। तो कितने कथन सही है हमारे, दो कथन सही है, एक और दो ही सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में कि कथनों पर विचार करना है, विचार कर रहे हैं हम लोग, लंबे समय से कर रहे हैं, करते रहेंगे। कि फेल्सिक आग्नेय चट्टानों माफिक आग्नेय चट्टानों की तुलना में सघन और गहरे रंग की होती है। ठीक है। वह स्तरों में पाई जाती हैं तथा उनमें प्रचुर मात्रा में जीवाश्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी फेल्सिक चट्टानों की बात की जाता है। ज्वालामुखीय चट्टानों की तुलना में पातालीय यानी प्लूटोनिक चट्टानें क्रिस्टल का आकार बड़ा होता है। क्रिस्टल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। समझने का प्रयास करते हैं। और कहते क्या है, कितने सही है, कौन से सही नहीं है, कितने सही है। ठीक है। जो फेल्सिक चट्टाने हैं, जो फेल्सिक आग्नेय चट्टाने हैं, अगर फेल्सिक आग्नेय चट्टानों की बात की जाए तो ये अम्लीय लावा से निर्मित होती हैं। कैसे, अम्लीय लावा से। अगर अम्लीय लावा से निर्मित होंगी तो इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, और सिलिका की मात्रा अधिक होगी अम्लीय चट्टानों के अंदर, तो इनका रंग क्या होगा, हल्का होगा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो माफिक चट्टाने हैं, माफिक चट्टानों की बात की जाए, ठीक, तो ये मूल लावा से निर्मित होती है, और इसमें एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होगी तो इनका रंग कैसा होगा, गहरा होगा। रंग कैसा होगा, गहरा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हुआ, गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए कि ये चट्टाने कैसी स्तरों में पाई जाती हैं, स्तरों में तो औसादी चट्टाने पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। प्रचुर मात्रा में जीवाश्म होता है, एकदम से नहीं होता। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती। अगला क्या है कि ज्वालामुखी चट्टानों की तुलना, अगर ज्वालामुखी चट्टानों की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये बाह्य चट्टानों की बात कर रहा है। ठीक है। और वह प्लूटोनिक चट्टानों की बात की जाए तो अभ्यंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक। तो बाह्य ज्वालामुखी चट्टानों की तुलना में पातालीय चट्टानों के क्रिस्टल का आकार बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रीजन है कि जो रवे का आकार यानी चट्टानों का जो आकार होगा वो इनवर्स रिलेशंस बनाएगा किसके साथ, शीतलीकरण के। अब आप खुद से सोचिएगा कि बाहर जो लावा बाहर निकल आएगा, सतह से बाहर निकल के आ जाएगा तो वो जल्दी ठंडा होगा, जो अंदर रहेगा वो जल्दी ठंडा। ठीक। इसको आप लोग सोचिएगा। जाहिर सी बात है कि जैसे वो बाहर निकलेगा इन्वायरमेंट यानी वातावरण भी तो उसके साथ काम करना शुरू करेगा, और जाहिर सी बात है कि जब मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में तो ज्यादा गर्म होता है कंपैरेटिवली किसके, वायुमंडल के या उस पूरे एटमॉस्फेयर के, वातावरण के। अब वातावरण के साथ वो जाकर के कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट के साथ जाहिर सी बात है, एक चीज हमने पढ़ा होगा कि अगर दो तरीके की वस्तुओं को आपस में सटा करके रख दिया जाए दो भिन्न तापमान की, तो तापमान का प्रवाह किधर से हो जाएगा, अधिक गर्म से कम गर्म की ओर प्रवाह होता है, जब तक एक साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। वही आंतरिक चट्टाने क्या है, वो वहीं पे है, पड़ी हुई है, और उनके साथ किसी अन्य के साथ कांटेक्ट नहीं। तो जैसे वातावरण के साथ कांटेक्ट होगा और शीतलीकरण के दर में तुरंत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे शीतलीकरण के दर में वृद्धि होगी वो आकार छोटा हो जाएगा। ज्वालामुखी चट्टाने जो बाह्य हैं पातालीय चट्टानों के रूप में तुलना में क्या होती हैं, थोड़ा छोटी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत, सही है, सही है। तो कितने स्टेटमेंट कुल मिलाकर के सही हुए, वो एक स्टेटमेंट सही। इतना ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट पे इसकी बात करें तो इसको समझिएगा, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट की बात करें। कॉन्सेप्ट की बात करने में ध्यान रखना, पहला सिलिका की मात्रा का, ठीक, किसकी, सिलिका का मात्रा का
अम्लीयता से सीधा संबंध होता है। जितनी ज्यादा सिलिका उतनी ज्यादा अम्लीय चट्टान। दूसरा, सिलिका की मात्रा का उसके मेल्टिंग पॉइंट से सीधा संबंध होता है। तीसरा, ठीक, सिलिका की मात्रा का उसके गाढ़ेपन से संबंध होता है, सीधा गाढ़ेपन से संबंध। और सिलिका की मात्रा का उसके घनत्व के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। शीतलीकरण आंतरिक चट्टानों का देर से होगा बाह्य चट्टानों की अपेक्षा। अगर शीतलीकरण देर से होगा तो देर से शीतल ठंडा होने के कारण उनके क्रिस्टल का आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विचार करने में विचार कर लेते हैं कि प्लूटोनिक चट्टानें, और प्लूटोनिक कैसी चट्टानें हैं, आंतरिक चट्टानें हैं। बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें जिसमें पायरोक्लास्ट जैसे लावा के उत्पाद शामिल होते हैं। पायरोक्लास्ट कुछ नहीं, उसे डरने की जरूरत नहीं है, बाह्य चट्टान के रूप में है, जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं जो उद्गार के बाद निकल जाए, राख हो, लैपली, ब्लॉक्स बन जाए, बम्ब बन जाए, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया, क्योंकि प्लूटोनिक चट्टानें बहिर्वेधी ना होकर के कैसी हैं, ये आंतरिक होती हैं। ऐसी होती हैं ये आंतरिक चट्टानें होती हैं। ठीक, में शामिल हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ज्वालामुखी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी की परपटी के नीचे ठोस या ठंडी हो गई हैं, ये भी गलत है। ज्वालामुखी चट्टानें बाह्य हैं। तो स्टेटमेंट पूरी तरह से दोनों के दोनों क्या है, गलत है। और पूछा गया कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है। ठीक, तो उसको ध्यान में रखिए। अभी बात हो गई थी हमारी इस प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अम्लीय और क्षारीय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। अभी हमने बात की थी अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानों में कैसे बात की है। अभी हमने कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की थी कि सिलिका की मात्रा के आधार पर हर एक चीज डिसाइड किया जाता है। तो अम्लीय चट्टानों में सिलिका की उच्च मात्रा होती है, एकदम से सही बात है कि अम्लीयता का उस सिलिका के साथ, मैग्मा में सिलिका की मात्रा के साथ सीधा संबंध होता है, उसके गाढ़ेपन के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक है, उसके घनत्व के साथ उसका उल्टा संबंध तो होता है। ठीक, क्षारीय चट्टानों का घनत्व अम्लीय चट्टानों की तुलना में अधिक होता है, सही बात है, क्योंकि क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा में जैसे कमी आएगी उनका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, अम्लीय चट्टानें बारीक दाने वाली होती हैं जबकि क्षारीय चट्टानों में बड़े आकार के क्रिस्टल होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। जाहिर सी बात है क्योंकि अम्लीय चट्टानें ज्यादा गाढ़ी होती हैं, गाढ़ापन उनका ज्यादा होगा। अब आप खुद से सोचिएगा कि जो गाढ़ी चीज है, यानी जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, श्यानता जिसकी ज्यादा है, वो देर से ठंडी होगी, और देर से ठंडी होने के कारण उनका आकार बड़ा होगा। तुलनात्मक रूप से वह चीज है जो क्या कहते हैं, पतले होते हैं। ठीक, तो अम्लीय चट्टानें धीमी गति से ठंडी होती हैं क्योंकि वो चट्टानें क्या होती हैं, उनका विस्कोसिटी ज्यादा होती है। क्षारीय मैग्मा है, तीव्र गति से ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें से बड़ी क्रिस्टल्स नहीं बन सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट गलत है कि अम्लीय चट्टानें बारीक दाने वाली होती है। ठीक, तो कौन सा सही है, एक और दो सही है, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत स्टेटमेंट। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करें। वही चीज बताया था ना कि जो जिस हम कॉन्सेप्ट की बात किए थे, अगर आपको ये चीजें याद है कि सिलिका की मात्रा के आधार पर किस प्रकार से अग्नि चट्टानों में वेरिएशन नजर आता है, और वो आपका क्लियर हो जाएगा। शीतलीकरण का संबंध जो कैसे काम करता है उसके आकार के साथ साथ, वो आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व होते चले। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है, और विचार हम करने में माहिर व्यक्ति हो चुके हैं अब तक आकर के 50-60 सवाल पढ़ने के साथ। तो महारत हमको विचार करने में हासिल हो चुकी है, और विचार हम करके मानेंगे और आराम से करेंगे भी। ठीक, कथन क्या है, कथन है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। तो पहली चीज है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ये समझ लीजिए, फिर आप क्या कहते हैं, समझ जाएंगे जीवाश्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हालांकि स्टेटमेंट सही है। जीवाश्म कैसे होते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानों के निर्माण को लेकर के ध्यान रखना कि सबसे पहला क्या होना जरूरी है, वो है अपक्षयण होना जरूरी है, वेदरिंग होना जरूरी है। अपक्षयण के बाद क्या होगा, कारकों के द्वारा यानी अपर्दन के कारकों के द्वारा इनका प्रवाह होगा, और प्रवाह होने के बाद यानी विस्थापित होंगी, इनको कहीं ना कहीं पे निक्षेपित किया जाएगा, यानी इनका क्या होगा, फिर निक्षेपण होगा। निक्षेपण के बाद इनका क्या, फिर अंततः क्या होगा, इसका
लिथिफिकेशन होगा, यानी इनका कंक्रीटीकरण होगा, सीमेंटीकरण होगा, यानी इसको चट्टानी संरचना में परिवर्तित। अब अपक्षयण के बाद मान लो जल के प्रवाह के कारण आते हैं, किसके कारण बहना शुरू किए? प्रवाहित जल के कारण। एक टुकड़ा टूटा, अब टुकड़ा टूटने के बाद क्या होगा? ठीक, नदी में गया और नदी के कारण वो बहता हुआ चला गया, अपरदित हुआ और जा करके, अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो टुकड़ा टूटने के बाद बह रहा है, जाहिर सी बात है उसके साथ साथ अगर अगर कोई जीव जंतु है वो मर गया तो उसके साथ वो भी प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होने के तल पर उसको निक्षेपित करते हुए वो चला जाता है। और निक्षेपित करने के कारण पहली चीज है कि अवसादी चट्टानों की बात की जाए तो वह चट्टानें परतदार होती हैं, क्योंकि एक परत आज निक्षेपित हुई, एक परत कल निक्षेपित हुई, एक परत परसों निक्षेपित हुई, तो धीरे धीरे करके समय के साथ उनकी मोटाई बढ़ती जाएगी, बड़ी संरचना का निर्माण होगा, तो चट्टानें भी कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। और इन्हीं परतों के बीच में फिर क्या होगा? मान लो कार्बनिक पदार्थों का या जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का भी जमाव होता चला गया, तो उस जमाव के साथ फिर क्या होगा? ये सारी चीजें उसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और सारी चट्टानें क्या नाम है, कोयला, खनिज तेल, इन सब के भंडार के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें में जीवाश्म होते हैं। कथन क्या दो क्या है कि अवसादी चट्टानें प्रायः परतों में होती हैं। एकदम से सही बात है, क्योंकि परतों में होंगे तभी तो कोई दब सकता है। तो इन्हीं के कारण से दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है परतों में निक्षेपित करने के कारण। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विचार करना है। कथन है कि शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक, कथन क्या है? अवसादी चट्टानें स्वयं टुकड़ों में बदल सकती हैं और ये टुकड़े अवसादी चट्टानों के निर्माण का स्रोत हो सकते हैं। सही बात। कहने के लिए क्या है? एकदम से सही बात है, सही व्याख्या, सही स्पष्टीकरण भी। ठीक, कैसे? हालांकि ये अवसादी चट्टानें टुकड़ों के केवल नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे गलती हुई है कि केवल अवसादी चट्टानें नहीं है, सभी चट्टानें पाई जाती हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सभी चट्टानें, ठीक, कैसी हैं? सभी चट्टानें। तो कथन तो पूरी तरीके से, कथन और कारण दोनों कथन सही है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्वयं बदलती हैं। आग्नेय चट्टानें अवसादी में बदल सकती है। आग्नेय चट्टानें क्या नाम है, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती है। रूपांतरित चट्टानें अवसादी हो सकती हैं, आग्नेय बदल सकती हैं। तो अगर रॉक साइकिल की हम बात करते हैं, उनके कारकों के आधार पर ध्यान में रखते हुए इसको समझते हैं कि शैल चक्र होता क्या है। तो यहाँ से पहले चीज समझ में आया कि कथन तो सही है कि शैल चक्र सतत प्रक्रिया है कि पुरानी चट्टानें नई चट्टानों के रूप में उनका रूपांतरण होगा, लेकिन अवसादी चट्टानें स्वयं, लेकिन उसके अलावा अवसादी चट्टानें सभी चट्टानें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तीन तरह की चट्टानें होती हैं। एक हमारी हो गई कौन सी? आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स। दूसरा हमारे पास क्या है? अवसादी चट्टानें होती हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा हमारे पास है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, इन तीनों को लेकर के हम चलते हैं। इग्नियस रॉक्स अवसादी चट्टान में कब परिवर्तित होगी? जब उसका अनाच्छादन होगा। क्या होगा? अनाच्छादन होगा, यानी उसमें डेनुडेशन की प्रक्रिया होगी। अपक्षयण, अपरदन जैसी चीजें, बृहक्षरण जैसी घटनाएं। अवसादी चट्टान इसमें रूपांतरण कब होगा? जब तापमान ज्यादा होगा और दाब ज्यादा होगा। क्या है? अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो सकता है। ताप या दाब के कारण रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान में कब कन्वर्ट होगी? जब तापमान ज्यादा होगा लेकिन उसका प्रेशर कम होगा। क्योंकि चट्टान का आग्नेय चट्टान में कन्वर्जन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? चट्टानी संरचना का गलन होना आवश्यक है, और उस गलन होने के लिए तापमान ज्यादा होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यही फिर रिवर्स करके देख लेते हैं, उल्टा साइकिल घुमा लेते हैं। आग्नेय चट्टान रूपांतरित में भी बदल सकती है, या तो ताप बहुत ज्यादा हो या तो दाब बहुत ज्यादा हो। रूपांतरित चट्टान अवसादी में जा सकती है, किसके माध्यम से? अनाच्छादन यानी डेनुडेशन के माध्यम से। और अवसादी चट्टान भी आग्नेय चट्टान में जा सकती है अगर तापमान ज्यादा है और प्रेशर कम है। तो ये पूरी की पूरी रॉक साइकिल है, ये शैल चक्र है जो निरंतर एक सतत प्रक्रिया है जिसमें से सारी चीजें आपस में बदलती है। आपस में भी ये बन सकती है। अवसादी चट्टान कोई है, वही अवसादी चट्टान का अपक्षयण अपर्दन हो जाए तो वो एक नई संरचना का निर्माण कर लेगी। ठीक, वहीं अगर आग्नेय चट्टान स्वयं में ही गल जाए, चाहे वो ग्रेनाइट का गलन हो, रायोलाइट का गलन हो,
या बसाल्ट से निर्मित संरचना का गलन हो, तो स्वयं में ही दूसरी चट्टान का निर्माण कर सकती है किसी तीसरे के साथ। वही रूपांतरित चट्टान भी स्वयं को परिवर्तित कर सकती है। तो केवल अवसादी चट्टानें नहीं, हालांकि ये स्टेटमेंट सही था, केवल सभी चट्टानें कर सकती, फिर व्याख्या ये सही से नहीं करता। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं कि अवसादी या तलछटी चट्टानों के संदर्भ में बात करना है, यानी कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करना है। ठीक है, जल विज्ञान प्रणाली काष्ठ स्थलाकृतियों में तलछटी चट्टानों का निर्माण करती हैं। सही, एकदम से सही बात है। जो जल विज्ञान की प्रणाली है वो ऐसी स्थलाकृतियों का काष्ठ स्थलाकृति में तलछटी चट्टान के रूप में निर्माण करती है। अगला क्या है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन मौजूद नहीं होते। स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अवसादी चट्टानों में, क्योंकि इनकी प्रक्रिया एक क्या नाम है, निक्षेपण के माध्यम से होता है, जहाँ पे चट्टानों का परतों में निक्षेपण होता है, और उस निक्षेपण के समय पे क्या होगा, हो सकता है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं, मृत जीव जंतुएं हैं, या फिर पेड़ पौधे हैं, उनका दबाव मतलब वो जमते हुए चले जाएं, तो आगे धीरे धीरे करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या नाम है, खनिज तेलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोयले में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं। तो कितने कथन सही सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रूपांतरण और रूपांतरित शैल प्रणालियों के संबंध में विचार करना। ठीक, ये रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से ही समेकित चट्टानें मूल चट्टानों के भीतर के कणों को पुनर्क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। ठीक है, एकदम से सही स्टेटमेंट है। अब मान लो कोयला है, कोयले को बहुत ही ज्यादा अत्यधिक तापमान और दाब पर रख दिया जाए, तो कोयला क्या करेगा, अपने आप को ही तो मतलब क्या नाम है, परिवर्तित कर रहा है। परिवर्तित करने के बाद वो अपना एक नया रूप धारण करेगा, जो कोयला किसमें कन्वर्ट होगा, हीरा में कन्वर्ट। तो उसमें हुआ क्या, पूरी तरीके से क्या हुआ, इस जो समेकित पहले से ही जो एक चट्टान थी, मूल चट्टान थी, उनके जो भीतर के कण है दोबारा से क्रिस्टलीकृत हुए और दोबारा से क्या हुए, पुनर्गठित हुए। क्योंकि जब भी उनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी कोयला और हीरे की, तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नजर आ जाएगा। भौतिक संरचना में आपको तो परिवर्तन नजर आ ही जाएगा रंग रूप को लेकर के। ठीक, वही अगर वही बात आती है ना कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं या रूपांतरित शैल जो होते हैं, वो आयतन व तापमान में परिवर्तनों की क्रिया के कारण ही बनते हैं। क्योंकि अगर दबाव ज्यादा बने बैठेगा तो आयतन में कमी आएगी, तापमान ज्यादा होगा तो आयतन में क्या होगा, बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, प्रसार होगा उसमें। ठीक, तो वही जब क्या नाम है, पुनः दोबारा से क्रिस्टलीकरण हो या रीऑर्गेनाइजेशन प्रक्रियाएं होती हैं, इसका निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कुछ रूपांतरित चट्टानों में खनिज सल्कन यानी फ्लोएशन नामक प्रक्रिया के द्वारा परतों या रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं, पुनः क्रिस्टलीकरण। ठीक, जब रूपांतरण की प्रक्रिया होगी और रूपांतरण की प्रक्रिया में ये व्यवस्थित होंगे, क्या, जो वही बात होगी, पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी, तो वो उसको क्या है, खनिज रेखाओं में व्यवस्थित हो जाएंगे, एक ऐसे लाइंस में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसी व्यवस्था को फोलिएशन या फिर लाइनेशन कहते हैं, ना कि सल्कन कहते हैं। फोलिएशन नहीं कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। कौन से कथन सही है, केवल एक सही है। क्योंकि जब टर्मिनोलॉजी की बात की जाती है, वो केवल ये नहीं कि व्यवस्था बन गई तो उस व्यवस्था किसी टर्मिनोलॉजी में वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से उनका जमाव या व्यवस्था होगा, सल्कन की बात। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न की बात करके निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, चट्टाने और उनका अवसादन का प्रकार क्या है। ठीक, कि बलुआ पत्थर का निर्माण कैसे हुआ है, यांत्रिक रूप से निर्मित है, यानी मैकेनिकली फॉर्म्ड है। गीजेराइट का निर्माण कैसा हुआ है, जैविक रूप से निर्मित है। दूसरा, हेलाइट का निर्माण कैसा हुआ है, रासायनिक रूप से निर्मित है। और कितने सम्मिलित है, तीनों सम्मिलित है। कैसे, एग्जाम्पल से आप समझ जाए। जब अवसादी चट्टाने होती है, उनका निक्षेपण होता है कि जो उनकी ऊपरी परत है, उष्मा के कारण या दबाव के कारण, ठीक है, किसके कारण, उष्मा या दबाव के कारण, जब उनका पत्थरीकरण हो जाता है, लिथिफिकेशन हो जाता है, तो अवसादी चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है।
ठीक, मैकेनिकली फॉर्म होती हैं कैसी, बलुआ पत्थर। ठीक, और बलुआ पत्थर ही नहीं, अदर भी हैं कुछ, जैसे चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर, ये भी मैकेनिकली फॉर्म होता है। चूना पत्थर के अलावा सेल, ये भी मैकेनिकली फॉर्म होता है। उसके अलावा ठीक, गीजेराइट के अलावा जैविक रूप से निर्मित तो गीजेराइट होती है, उसके अलावा चाक, कोयला, ये भी तो अवसादन के कारण ही निर्मित होती है। ठीक, अगला क्या है? रासायनिक के कारण शिस्ट, पोटास, ये सारे संरचनाएं भी किसके कारण निर्मित होती हैं? रासायनिक रूप से ही निर्मित होती हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? अभी टिलाइट के बारे में हमने बात करी थी कि जब हिमगलन के कारण या हिमनदों के सिलीभवन के कारण जब पत्थर बर्फ का लिथिफिकेशन होता है तो एक तलछटी चट्टान के रूप में निर्माण होता है किसका? उसको टिलाइट की बात, मतलब टिलाइट कहते हैं। बात हमने अभी थोड़ी देर पहले किसी प्रश्न को लेकर के की थी कि हिमगलन के कारण या मतलब सॉरी हिमनद के कारण किस प्रकार की संरचना, चट्टानी संरचना का निर्माण होता है। तो टिलाइट का निर्माण किसके कारण होगा? क्योंकि हिमनदों के सिलीभवन यानी उनके लिथिफिकेशन के द्वारा निर्मित एक समेकित या दृढ़ तलछटी चट्टान है, तो हिमनदों के कारण होगा। बाकी समुद्र एकदम से गलत, महाद्वीपीय शेल्फ एकदम से गलत, महाद्वीपीय उद्यान महासागरीय कटक के भी लहरदार क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो वो किसकी बात की गई? टिलाइट की। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लवणीय क्षय यानी साल्ट वेदरिंग के संदर्भ में बात करनी है, कौन से कथनों पर विचार करनी है? यह एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और खनिजों के छिद्रों और दरारों के भीतर लवणों के क्रिस्टलीकरण के कारण उनका टूटना शामिल होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ठीक, एकदम से सही बात है। और ये जब चीजें हैं कि उनके भीतर नमक का जमाव यानी लवण का जमाव जमाव होगा, उनका क्रिस्टलीकरण होगा चट्टानों के भीतर, उनके छिद्रों के भीतर, जाहिर सी बात है वो चट्टानी संरचना को क्या करेंगे? क्षरित करेंगे। और ये पूरी चट्टानी संरचना के क्रमिक विघटन का कारण बन सकती है। साल्ट वेदरिंग की पूरी परिभाषा ही यही है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है? सही। अगला क्या कि यह मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में होता है जहां समुद्री स्प्रे चट्टानों पर नमक जमा करता है जिससे नमक के क्रिस्टल बनते हैं और दबाव डालते हैं और यांत्रिक अपक्षय का कारण बनते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। पहली चीज ये है कि उन किनारे नहीं होगा, समुद्र तट के किनारे नहीं होगा, शुष्क जलवायु प्रदेश में होगा, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होगा, जहां पर वाष्पीकरण के बाद, किसके बाद? समुद्री स्प्रे की जगह पर कौन सा शब्द आएगा? इसके माध्यम से इवेपोरेशन के माध्यम से यानी वाष्पीकरण के बाद चट्टानों के अंदर लवणों का जमाव होता है, फिर उसका क्रिस्टलीकरण होगा, क्रिस्टलीकरण के बाद उसके दरारों में विस्तार होगा और उस विस्तार के साथ उसका क्या होगा? अपक्षयण होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट वेदरिंग कहते हैं। कौन सा सही है? केवल एक सही। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइनेशन यानी रेखण वह प्रक्रिया है जहां विभिन्न समूहों की सामग्रियां हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देने वाली पतली और मोटी परतों में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक, इसको लाइनेशन नहीं, इसको बॉन्डिंग कहते हैं, यानी बेंडिंग कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंडिंग कहते हैं। ठीक, तो रूपांतरित चट्टानों में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं उनको बेंडिंग कहते हैं। रेखन तो एक सीधी लाइन में व्यवस्थित होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सिलीब होने यानी लिथिफिकेशन तलछट के संघनन के माध्यम से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। एकदम से सही बात है, जिसको हमने कई बार पढ़ा है कि उसको पढ़ते वक्त, अपरदन को पढ़ते वक्त या अवसादी चट्टानों के निर्माण से संबंधित पढ़ते वक्त पढ़ता, कि वो चाहे तलछट में हो चाहे किनारे पर हो सिलीब हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप क्षेपित हो जाए वो तलछट उधर ना जा पाए, किनारे पर ना उनका जमाव हो पाए, नीचे की परतों में जमा होता जाए तो वो भी एक पत्थर का रूप धीरे धीरे करके ले लेंगे अवसादन की प्रक्रिया में। ठीक, तो कौन सा सही है, कौन से सही है? केवल दो सही है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कभी भी खबरों में खतरों कह रहा हूं, कौन सा शब्द है? सैल्की यानी पेट्रोलॉजी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? सैल्की यानी पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है और वो चट्टानों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति, संरचना, ध्यान रखें क्या क्या चीजें अध्ययन की जाती हैं, क्योंकि इसमें चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं जो वो चारों के चारों स्टेटमेंट चट्टानों के अध्ययन से ही संबंधित है। लेकिन हर अध्ययन में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विशिष्टता होती है।
कह दिया जाए कि जियोमॉर्फोलॉजी भूगोल का अध्ययन है, लेकिन भूगोल का अध्ययन में क्या है, वो स्पष्ट है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन करते हो, फिर जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना उस संबंध में अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान उससे हट जाता है समग्र रूप में। तो वो चीज देखना, सैलकी कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते किसको है, ध्यान रखना। ये जो चट्टानी संरचना है, यानी चट्टानों का ही अध्ययन है, हम रॉक्स का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, उनकी उत्पत्ति, संरचना और निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया गया है, उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक। तो पहला क्या है, खनिज और उनकी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन, गलत है, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत नहीं है। भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया, ये भी नहीं आती। ये ठीक है ऊपर, लेकिन ये एकदम सटीक नहीं है। सटीकता की बात किया जाएगा। खनिजों में अणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, इसको क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इस अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, ना कि सैलकी कहते हैं। तो 3 हमारे गलत हो। ठीक, तो कौन सा बचा, चौथा बचा, वही चीज, खनिज संरचना और निर्माण के आधार पर चट्टानों का अध्ययन और उनका वर्गीकरण। ठीक, तो ये किसका हो गया, सैलकी का बारे में बात हो गई। आज हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको आगे ले जा करके चलेंगे। और यदि आप लोग जुड़े होंगे तो हमसे संबंधित फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे जाकर के आप अपने सवाल रख सकते हैं, या इसमें से किन और तथ्यों को या किन और चीजों को शामिल किया जाए, उस पर आप फीडबैक कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने के साथ साथ हम आपस में कार्य करते रहेंगे। आपकी तैयारी को हम और एक धारदार बनाने की प्रक्रिया में हम और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। धन्यवाद।